जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के तीसरे पाठ में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपका यह जो तीसरा पाठ है वह है शब्द विचार। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पाठ में पढ़ा था कि हमारे व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो हमारे व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा क्या होता है बच्चों, वाक्य विचार। ठीक है, तो हमने वर्ण विचार पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, शब्द विचार। ठीक है, तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप पाठ के शुरुआत में देखिए, यहाँ 2 चित्र बने हुए हैं। ठीक है, एक हाथी का बना हुआ और एक फूल है। यदि आपसे उपरोक्त चित्रों का नाम लिखने या बताने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। आप पहले चित्र का नाम लिखेंगे हाथी और दूसरे चित्र का नाम लिखेंगे फूल। आपको मालूम है कि हाथी में ह जोड़ आ जोड़ थ जोड़ बड़ी ई वर्ण है और फूल में फ जोड़ बड़ा उ जोड़ ल जोड़ अ है। आपने वर्णों को क्रम में सजाकर ये दोनों शब्द लिख दिए। अगर आपने वर्णों को क्रम से नहीं लगाया होता तो कैसे शब्द बनते, गलत शब्द बन जाते। ठीक है, सही शब्द नहीं बनते। तो इस प्रकार आपको क्या समझ में आता है कि वर्णों के योग से बने सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। मतलब हम वर्णों का तो हमको जोड़ करना ही है, साथ ही साथ हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वह जो है वो सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो वर्णों के योग से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। अच्छा, आप इसकी जो परिभाषा है, शब्द की जो परिभाषा है, दूसरे प्रकार से भी दे सकते हैं कि वर्णों का क्रमबद्ध सार्थक रूप शब्द कहलाता है। मतलब जहां पर हम वर्णों को सार्थक भी बनाते हैं और निश्चित क्रम में लगा देते हैं, वहां पर क्या बन जाता है, शब्द की रचना होती है। ठीक है बच्चों, तो सीधे सीधे हम परिभाषा लिखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे वर्णों के सार्थक निश्चित क्रम को ही शब्द कहते हैं। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं कि वर्णों के योग से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पहले एक वर्ण वाले शब्द और एक से अधिक वर्ण वाले शब्द। एक तो एक वर्ण वाले शब्द होते, जैसे व जोड़ना वन हो गया। ठीक है, एक से अधिक वर्णों वाले भी शब्द होते जिसमें बहुत सारे वर्ण होते, जैसे कोमल, तो क जोड़ ओ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, है ना। तो यहाँ बहुत सारे वर्ण हैं। कहीं कहीं हमारे एक वर्ण वाले शब्द होते हैं, कहीं कहीं पर एक से अधिक वर्ण वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अब वैसे तो अगर हम वर्णों को जोड़ दें और उससे अगर कोई सार्थक रूप प्रकट होता है तो हम उसे शब्द कहते हैं। तो क्या होता है, वाक्यों में जब हम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, और व्याकरणिक नियमों में बंधकर उनमें उनके लिंग, रूप, वचन, कारक में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। शब्दों में क्या हो जाता है, जब शब्द को पद हम कब कहते हैं, जब हम उनका प्रयोग वाक्यों में करते हैं। और जब यह व्याकरण के नियमों में बंधता है तो उनके रूप में हम लिंग, वचन, कारक ये सब इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो उसके रूप में परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों का 5 आधारों पर शब्दों के हम भेद कर सकते हैं। ठीक है, तो शब्दों का भेद किन किन आधारों पर होता है, कुल 5 आधारों पर होता है। पहला क्या है, अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, पहले हम अर्थ के आधार पर शब्द का भेद करते हैं। फिर किसके आधार पर होता है बच्चा, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, फिर रचना के आधार पर, चौथे नंबर में स्रोत के आधार पर, और 5वां व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। मतलब व्याकरण में कौन कौन से कामों में कैसे कैसे लगाया इस्तेमाल किया जाएगा उन शब्दों को, तो उसके आधार पर भी हम शब्दों के भेद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम पहला आधार मतलब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ते हैं कि कितने हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर बच्चों शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्द से अर्थ का बोध हो वे सार्थक कहलाता है। अर्थात जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, चटाई, पुस्तक, सूरज, मिठाई। तो आप देख रहे हैं इन सब का अपना अपना मतलब है, इन सब का अर्थ हमें स्पष्ट हो जाता है, तो ये सार्थक कहलाते हैं। अब सार्थक हमने समझ लिया, तो दूसरा भेद अर्थ के आधार पर है निरर्थक। मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध ना हो, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, निरर्थक कहलाते हैं। जैसे पट,
सु, वानी, वाय, मठ, इनका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी कभी अभिव्यक्ति के प्रवाह के लिए निरर्थक शब्दों का सार्थक शब्दों के साथ हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखो निरर्थक शब्द, सार्थक का तो अर्थ होता है और निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कभी कभी अपनी वाणी में, मतलब अपनी बातचीत में, अपने अभिव्यक्ति में फ्लो लाने के लिए, प्रवाह को फ्लो कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, प्रवाह लाने के लिए कि फटाफट हम बोल दे और अच्छा भी लगे, हमारी प्रेजेंटेशन मतलब अभिव्यक्ति भी अच्छी हो, लोगों को अच्छा लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों को जोड़ देते हैं और ऐसी स्थिति में वे निरर्थक भी एक प्रकार से सार्थक बन जाते हैं। जैसे चाय पी के चले जाना, तो फिर हम जनरली मतलब सामान्यतः हम क्या कहते हैं, चाय वाय पी के चले जाना, तो चाय का तो बच्चों अर्थ है, वाय क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, परीक्षित ने चट चट 2 तमाचे जड़ दिए, तो हम तो कह सकते हैं कि परीक्षित ने 2 तमाचे जड़ दिए, लेकिन हमने चट चट वर्ड भी जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर ये शब्द जोड़ा, हालांकि इसका कोई अर्थ नहीं है, क्या तभी से चू चू कर रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक जोड़ देते हैं ताकि हमारी वाणी में, हमारी बातचीत में प्रवाह आ जाए और ज्यादा प्रभावी लगे। सार्थक शब्दों को भी अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। अच्छा ठीक है, पहले हमने क्या किया, हमने शब्द के भेद करने के लिए हमने सबसे पहला आधार की अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, तो सार्थक और निरर्थक हमने समझ लिया। अब सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के 4 भेद कौन कौन से हैं? पहला होता है एकार्थी। एकार्थी वे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ हो। अनेकार्थी, अनेकार्थी वे शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ हो। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो शब्द में थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन इनका मतलब एक होता है। और विलोम शब्द आपको पता ही है, बिल्कुल ऑपोजिट है ना, उल्टा जो होता है वो शब्द वो विलोम कहलाता है। और देखिए यहाँ पर आपको बताया ही गया है, तो इसके संबंध में आप अगले अध्यायों में अध्ययन करेंगे, मतलब अगला आपका पाठ होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि शब्द भेद अर्थ के आधार पर, तो उसमें इसको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। विलोम शब्द को, पर्यायवाची शब्द को, पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और हम अनेकार्थी भी पढ़ेंगे और एकार्थी शब्द भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहला हमने देख लिया, पहला किसके आधार पर बच्चों हमने पढ़ा, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से वे, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक हमने पढ़ा, फिर हमने निरर्थक शब्द पढ़ा और सार्थक शब्द के कुल जो 4 भेद हैं उनको भी हमने यहाँ पर समझ लिया कि कौन कौन से एकार्थी हैं, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं शब्द के कितने भेद हैं। तो लिंग, वचन व कारक आदि के कारण कुछ शब्दों के रूप में बदलाव हो जाता है, जबकि कुछ शब्दों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका रूप समान ही रहता है। शब्दों के रूप परिवर्तन को विकार कहा जाता है। शब्दों के प्रयोग में होने वाले विकार के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है। अच्छा, पहले यहाँ पर क्या होता है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हो गए, विकारी और अविकारी। तो सबसे पहले आप ये समझो कि विकार किसे कहते हैं। ठीक है, विकार का मतलब होता है थोड़ा बदलाव आ जाना, किसी चीज में थोड़े चेंजेस आ जाना, उसको हम विकार कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स वर्ड्स होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, वेरिएबल्स वर्ड होते हैं जिसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, नॉन वेरिएबल्स। ठीक है, अव्यय होते हैं ये मुख्यतः, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द के अंतर आते हैं। ठीक है, तो जब लिंग, वचन और कारक का प्रयोग हम वाक्य में जब शब्दों को जोड़ते हैं और करते हैं तो उनके रूप में बदलाव आ जाता है। कुछ के रूप में बदलाव आ जाता है और कुछ के रूप में बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द के 2 भेद हो जाते हैं, एक विकारी और अविकारी। तो अब यहाँ ये समझना है कि वेरिएबल्स मतलब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और अविकारी मतलब नॉन वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। तो विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप वाक्यों में प्रयोग होने पर लिंग, वचन व और कारक के अनुसार बदल जाए वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया संबंधी जितने भी शब्द होते हैं बच्चों, ये विकारी शब्द होते हैं। जब हम संज्ञा के साथ लिंग, कारक और वचन का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः कौन कौन से बदलते हैं, नाउन जो है संज्ञा बदलता है, प्रोनाउन सर्वनाम बदलता है, वर्ब बदलेगा और क्रिया संबंधी जितने भी शब्द हैं, विशेषण, एडजेक्टिव और वर्ब क्रिया है ना, ये बदलते हैं। और अविकारी नॉन वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, जिन शब्दों का रूप वाक्यों में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक के
से बिल्कुल प्रभाव में नहीं आता, प्रभावित रहता और बिल्कुल समान रूप में बना रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। बच्चों आगे के पाठों में, आगे के अध्याय में ये आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और जितने भी अव्यय है ना ये, और जो बदलते नहीं है वो अव्यय भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस पाठ में सिर्फ आपको इतना जान लेना जरूरी है कि विकारी का मतलब क्या होता है, विकारी शब्द कौन होते हैं जिनमें बदलाव आता है, और अविकारी कौन होते हैं जिनमें बदलाव नहीं आता है। और बदलाव किन किन में आता है? संज्ञा में आता है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया संबंधी शब्दों में आता है। और नॉन वेरिएबल्स मतलब अविकारी कौन होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो प्रयोग के आधार पर कितने भेद हो गए बच्चों शब्द के? विकारी और अविकारी, कुल 2। तो कुल 5 आधारों पर हम शब्द का भेद कर सकते हैं। तो हमने पहले अर्थ के आधार पर शब्द भेद देख लिया कितने हैं, फिर हमने प्रयोग के आधार पर देख लिया, तो प्रयोग के आधार पर भी 2 हैं और अर्थ के आधार पर भी 2 हैं। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, रचना अर्थात बनावट। तो बनावट के आधार पर शब्द के कुल 3 भेद है बच्चों। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ का मतलब वो होता है जिसको हम अलग अलग, जिसके वर्णों को हम तोड़ ना सके। ठीक है, अगर हम इन शब्दों को तोड़ देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। यौगिक वो होता है जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, और अगर हम इन शब्दों को अलग कर भी देते हैं तो दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है। और योग रूढ़ का होता है कि ये भी एक से अधिक शब्दों से ही बनाए जाते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ होता है ना वो किसी विशेष अर्थ की ओर हमको इंगित करता है, मतलब इशारा करता है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने आपको वैसे बता दिया, थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। आइए यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का सामान्य अर्थ परंपरा से निर्धारित होता है। ठीक है, और उन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके उन्हें रूढ़ शब्द। मैंने पहले ही बोला, जिन शब्दों के खंड न किया जा सके और अगर आपने खंड कर दिया तो उसका कोई अर्थ ना मिले, तो वे कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। और इनको ना सामान्य अर्थ, इनका जो सामान्य अर्थ है वो मान लिया गया है। ठीक है, इसको अपना लिया गया है। जैसे गाय को हम गाय ही कहते हैं, गाय को और कुछ नहीं कहते। ठीक है, तो अगर गाय शब्द हमने मान लिया, अगर इसको तोड़ देते हैं, अलग अलग खंड कर देते हैं, तो इसके अर्थ जो मिलेंगे वो निरर्थक होंगे। जैसे देखो, गा जोड़ या, जोड़ हाथ, हाँ जोड़ था, तो इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये हो जाते हैं रूढ़ शब्द, जिनका कोई खंड ना किया जा सके और जिन्हें एज इट इज परंपरा के आधार पर अपना मान लिया गया है। दूसरा होता है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से निर्मित होने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं यौगिक शब्द। जैसे पाठशाला, अगर इनको अलग अलग करते हैं तो पाठ जोड़ शाला, मतलब पाठ मतलब आपका पाठ, शाला मतलब घर। ठीक है, तो अगर आपने इसका खंड कर भी दिया तो आपको दोनों खंड के अर्थ आपको आसानी से मिल जाते हैं। योग रूढ़, ये भी मैंने बताया था कि इसमें भी क्या होता है, इस श्रेणी के शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से निर्मित होते हैं। मैंने बोला ही था आपको, परंतु अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ को दर्शाते, विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे मान लो गजानन, गज जोड़ आनन, गज मतलब हाथी और आनन मतलब मुख, तो इसका मतलब क्या? हाथी के मुख वाला। लेकिन अगर इसका, ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया कि हाथी के समान मुख वाला, लेकिन विशेष अर्थ क्या होगा कि गणेश जी, गजानन हम किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष अर्थ आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सा शब्द हो गया बच्चों? योग रूढ़ है। बहुत ही आसानी से आप रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए कुछ अन्य उदाहरण दिए, जैसे पीताम्बर, पीत जोड़ अंबर, सामान्य अर्थ पीले वस्त्र वाला, लेकिन विशेष अर्थ क्या है? पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? कृष्ण भगवान। दशानन मतलब 10 सिर वाला, और इसका अर्थ क्या हुआ? रावण। जलज मतलब जल जोड़ ज, मतलब जल से जन्मा हुआ, और सामान्य अर्थ तो ये हुआ जल से जन्मा हुआ, लेकिन विशेष अर्थ क्या हुआ बच्चों? कमल का फूल। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देते हैं, और इनका भी जो निर्माण है वो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दांशों से होता है। अब चौथा किसके आधार पर? तो स्रोत के आधार पर हम शब्द का भेद करते हैं। इसको उत्पत्ति के आधार पर भी आप कह सकते हो, स्रोत के आधार पर कहाँ से शब्द आए हैं। ठीक है, इन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और बच्चों इन्हें आगत शब्द इसलिए कहते हैं, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शब्द है ना, वो हिंदी भाषा में कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, कहीं ना कहीं से आए हैं,
और आपको पता ही है कि भारतवर्ष में जो है, भारतवर्ष की जो भाषा है हिंदी, इस पर अनेक भाषाओं का क्या है, प्रभाव है। ठीक है, इसका जो शब्द भंडार है बहुत ही विशाल है और समृद्ध है, मतलब बहुत धनी है, यहाँ शब्दों की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा भी है कि हमारे हिंदी भाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी सहित बहुत सारे अन्य भी भाषाएं हैं जिनको अपना लिया गया है। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो स्रोत के आधार पर अर्थात उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है, तो तत्सम कौन से होते हैं बच्चों, आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो संस्कृत के कुछ शब्द आप देखिए कि आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं और एज इट इज उसको हिंदी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में जैसे थे वैसे ही इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, हिंदी का विकास संस्कृत भाषा के आधार पर ही हुआ है। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और उसी रूप में प्रयोग भी किए जाते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को हम तत्जोड़ सम अर्थात संस्कृत के समान होता है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे चक्षु आंख के लिए होता है, हस्त हाथ, सूर्य सूरज, चंद्र चांद, जल पानी के लिए, दुग्ध दूध के लिए। तो ऐसे हम हिंदी में भी लिखते हैं और वो सही ही होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, तद्भव। तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिए गए हैं और फिर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के रूप को थोड़ा परिवर्तन में कर लिए गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे हस्त को क्या कर दिया गया, हाथ, सूर्य को सूरज, दुग्ध को दूध, अग्नि को आग, सत्र को सप्त, अंग्रेजी का संस्कृत का शब्द है उसको हमने क्या कर दिया, 7, अष्ट को 8। ठीक है, तो वे शब्द जो तत्सम जो संस्कृत से लिए जाए और थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन कर दिए जाए तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा क्या है बच्चों, देशज। ठीक है, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में भारत के विभिन्न भागों के जन सामान्य की साधारण बोलचाल के शब्द होते हैं। मतलब ये वे शब्द होते हैं जो हमारे साधारण बोलचाल में, गांव घरों में, छोटे छोटे प्रांतों में बोले जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जन सामान्य की भाषा होती है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे देशज में कौन कौन से, पहले तो आप इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि जन सामान्य की साधारण बोलचाल के प्रभाव से हिंदी भाषा में जो शब्द अपनाए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डुगडुगी, पगड़ी, सड़क, थैला, खटखटाना, लोटा, खटिया, मचिया, डोरी आदि। ठीक है, ये गांव घर में बोले जाने वाले शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में अब प्रयोग किए जाते हैं। अब है विदेशी शब्द। ठीक है, तो विदेशी शब्द, हाँ, इसे ही आगत शब्द कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये कहीं तो अलग अलग, मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब दिया था, मतलब जब मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, तो मैंने बताया था कि आगत भी होते हैं। तो जो भारत की जो भाषा है, जो हमारी हिंदी भाषा है, वह काफी समृद्ध है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को भी स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो हिंदी भाषा भाषी व्यक्तियों का कई विदेशी भाषाओं में संपर्क रहा, इस कारण हिंदी में कई विदेशी भाषा के शब्द आ गए हैं। इन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। और अगर एक वाक्य में इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम लिखेंगे कि विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, स्कूल, मशीन, रेडियो, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। शतरंज, ये अरबी शब्द है लेकिन हम इसे हिंदी में प्रयोग करते हैं। नमक फारसी का शब्द है, आलू पुर्तगाली है, कुर्ता तुर्की शब्द है, चाय चीनी शब्द है, कार्टून फ्रांसीसी शब्द है। लेकिन अब हिंदी में ये ऐसे रस बस गए हैं, घुल गए हैं कि इनमें फर्क करना बड़ा ही कठिन कार्य है। ठीक है, और पांचवा क्या है बच्चों, संकर शब्द। संकर का मतलब ही होता है घुला मिला हुआ, मिला जुला हुआ। तो जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं, कि दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर जहाँ एक शब्द बनाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द। तो वर्षगांठ, वर्ष जो है वो कौन सा शब्द है बताइए, संस्कृत का, और गांठ हिंदी, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, वर्षगांठ। रेल अंग्रेजी शब्द है और यात्री संस्कृत शब्द, और रेल जोड़ यात्री क्या बन गया, रेल यात्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द बन गया, लेकिन इसके दोनों ही जो शब्द हैं वो कौन से हैं, अलग अलग भाषाओं के। ठीक है, तो आइए यहाँ पर
कुछ शब्द भंडार की जानकारी कर ले, मतलब तत्सम जो शब्द है उनका तद्भव रूप क्या है ना। तो आम्र का तद्भव आम है, अश्रु आंसू, अक्षी आंख, कर्म काम, क्षीर खीर, ग्राम गांव, घट घड़ा, दधी दही, घृत घी, अष्ट आठ, सूर्य सूरज, क्षेत्र खेत। ठीक है, अब कुछ देशज शब्द यहाँ पर देख लीजिए, है ना, कौन कौन से हैं। तो घोंसला, गाड़ी, खड़ाऊं, खिड़की, खटखटाना, खुरपा, चिड़िया, जूता, झुग्गी, झंझट, झाड़ू, भरोसा, पगड़ी, म्याऊं, फावड़ा, लकड़ी, भौं, लोटा, थैला, लड़का, पेट, लथपथ। लथपथ जैसे कहते हैं ना, खून से लथपथ हो गया, है ना, मिट्टी से लथपथ, कीचड़ से लथपथ हो गया, तो ये सारे शब्द जो है देशज। ठीक है, अब कुछ विदेशी शब्द पढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजी के कुछ शब्द जैसे कॉपी, कंप्यूटर, ट्रक, टेलीविजन, टेलीफोन, स्कूल, पेंसिल, और भी बहुत सारे हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा इन्हें। फारसी के शब्द है कमर, प्याज, इम्तिहान, फौज, अमीर, शेर, मुकदमा, शर्म, मजदूर, बगावत, वकील, गुब्बारा, ये सब फारसी के शब्द हैं। अरबी के ताक, परेशान, तारीफ, लिफाफा, ताकत, तूफान, इस्तीफा, कानून, पजामा, फौलाद। ठीक है, और ये हम हिंदी में प्रयोग करते ही हैं। फिर तुर्की शब्द आते हैं कैंची, कालीन, कूली, कुर्ता, काबू, बेगम, खच्चर, लाश, तोप, तुर्क, गनीमत, सुराग, दरोगा, बारूद, बहादुर, गलीचा। ठीक है बच्चों, अब पांचवा है पुर्तगाली शब्द। तो पुर्तगाली शब्द में है कॉफी, कमीज, तौलिया, गमला, प्याला, आलू, पादरी, बाल्टी, कमरा, अचार, फीता, साबुन, तंबाकू, चाबी, तिजोरी, है ना। और फ्रांसीसी शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं कारतूस, कार्टून, कूपन, पुलिस, इंजीनियर, बिगुल, अंग्रेज। चीनी शब्द तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये सारे चीनी शब्द हैं। तो आपने देखा ना कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कितने सारे आगत शब्द हैं ना, कितने सारे ये विदेशी शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने तो अभी आपको यहाँ वीडियो में सारे शब्द बता ही दिए हैं, लेकिन आपको करना ये है कि इन्हें फिर से पढ़ना है। जितना इन्हें पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, तो आप अंतर कर पाओगे कि कौन सा शब्द कौन सा है। ठीक है, अब पांचवा हम भेद किसके आधार पर करते हैं, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है, तो व्याकरण में जो जिस प्रकार से कार्य होते हैं शब्दों के माध्यम से, उसके आधार पर भी हम शब्दों को 8 भागों में बांटते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसके बारे में तो हम अलग अलग पढ़ते ही हैं कि संज्ञा किसे, ये भी एक शब्द का भेद ही है व्याकरण के अनुसार। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, ये हम अगले पाठ में पढ़ेंगे अच्छे से। पहले आप समझ लीजिए कि व्याकरण के प्रयोग के आधार पर, व्याकरण ने इन शब्दों के कार्य के आधार पर भी इनका वर्गीकरण हुआ है। कुल कितने भागों में बच्चा, 8 भागों में। ठीक है, पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विशेषण, क्रिया, समुच्चय, विस्मयादि। ठीक है, तो इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले तो हमने इस पाठ में ये पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, फिर एक वर्ण वाले शब्द, एक से अधिक वर्ण वाले शब्द, फिर हमने शब्दों के भेद जाने 5 आधारों पर। पहला अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक, और सार्थक के भी कुल 4 भेद होते हैं, विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, है ना। फिर हमने प्रयोग के आधार पर देखा, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो हमने विकारी समझा कि जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाते हैं वे विकारी कहलाते हैं, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है वाक्य में लिंग वचन कारक का प्रयोग करने से, तो वे क्या कहलाते हैं, अविकारी। तो विकारी कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया संबंधी शब्द। और अविकारी कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर आगे हमने क्या पढ़ा कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे होते हैं जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, जिनका रूप मान लिया गया है, अगर हम इन्हें खंडित कर देते हैं तो हमें कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होता। यौगिक वे होते हैं जो एक से अधिक पदबंधों से बनाए जाते हैं, और इनका क्या होता है, इनको अगर हम अलग अलग कर दें, इनको बांट दें, तो प्रत्येक खंड का अपना एक अर्थ
होता है। योगरूढ़ वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक उससे वर्णों से बनते हैं, ठीक है, अलग अलग शब्दों से बनते हैं, लेकिन ये सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देते हैं। फिर हमने स्रोत के आधार पर शब्द का भेद पढ़ा। तो स्रोत मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ठीक है। तो तत्सम कौन होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। तद्भव कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। देशज वे होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा से दी गई होती है। विदेशी शब्द या आगत शब्द वे होते हैं जो अलग भाषा के शब्द होते हैं जो हिंदी में अपनाए गए। और संकर वे होते हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द जहां पर बनाया जाता है, तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। और फिर 5वां हमने ये पढ़ा कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के कुल 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विशेषण, क्रिया समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो इसको हम एक एक करके अपने अगली पाठों में अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हुआ। मैंने एक बार एक क्विक रिवीजन भी आपका करा दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, इस पाठ के कुल 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं? शब्द और पद में क्या अंतर है? दूसरा प्रश्न है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये 3 प्रश्न है। तो आपके पाठ से संबंधित आपको पीडीएफ और पुस्तक अभ्यास कार्य, मतलब आपका बुक वर्क से रिलेटेड आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।